नमस्कार साथियों, आपका हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्लाइट फॉर फ्यूचर में। और मैं हूं आपके साथ सुरेश कुमार राव, सेकंड ग्रेड साइंस टीचर। आज अपन उस टॉपिक की बात करने वाले हैं जो रीट और थर्ड ग्रेड के अंदर तो मुख्य रूप से है ही है, साथ ही फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में जीके वाले पेपर के अंदर और जो जनरल साइंस आती है उसके अंदर भी महत्वपूर्ण टॉपिक है। केमिस्ट्री का एक टॉपिक है जिसके अंतर्गत अपन देखते हैं कि रसायन विज्ञान की प्रमुख जो अभिक्रियाएं होती हैं केमिस्ट्री के अंतर्गत, रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन भी आते हैं। और रासायनिक परिवर्तन के तहत जो नया पदार्थ बनता है उस नए पदार्थ के बनने की प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। रासायनिक अभिक्रिया को किस प्रकार से उसके अणुसूत्रों के रूप में लिखा जाता है, तो अणुसूत्रों के रूप में उसको जब रिप्रेजेंट किया जाएगा तो वो रासायनिक समीकरण कहलाती है। तो सिर्फ एक ही क्लास के अंदर और ये टॉपिक है वो एकदम से बहुत अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद आप फर्स्ट ग्रेड की एग्ज़ाम के अंदर भी रासायनिक अभिक्रियाओं से संबंधित एक प्रश्न निश्चित तौर पर पूछा जाता है, फर्स्ट पेपर के अंदर साइंस में आता है। और रीट और थर्ड ग्रेड के अंदर मुख्य रूप से ये सिलेबस के अंदर शामिल है ही है। तो बहुत ही आसान शब्दों के अंदर और बहुत ही नॉर्मल तरीके से हर किसी स्टूडेंट के दिमाग में सेट हो जाने वाला जो मैटर है वो यहाँ पर आपके समक्ष पेश किया जा रहा है। वीडियो के अंदर जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो जब पसंद आए तो आगे आप इसको शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखो, जब कोई भी पदार्थ है, मैटर है, तो उसके जो गुण हैं वो दो तरह के होते हैं। एक भौतिक गुण होते हैं और दूसरे जो उसके गुण होते हैं वो होते हैं रासायनिक गुण। ठीक है। भौतिक गुण ऐसे गुण जिनको अपन पदार्थ को देख करके उसको तोल कर नाप कर, ठीक है, उसका रंग गंध आदि जो गुण हैं उनको अपन सामान्य तौर पर पदार्थ को देखकर उसमें कोई परिवर्तन किए बिना, रासायनिक यानी स्थायी परिवर्तन किए बिना जिन गुणों का पता कर सकते हैं वो सब गुण क्या कहलाते हैं? भौतिक गुण कहलाते हैं। और इन भौतिक गुणों के अंदर अगर कोई परिवर्तन होता है तो वह परिवर्तन क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन कहलाता है। यानी कि कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता, केवल उसका स्वरूप है वो चेंज होता है, तो वो परिवर्तन क्या होता है? भौतिक परिवर्तन होता है। जैसे कि पदार्थ की अवस्था, यानी कि कोई पदार्थ ठोस से द्रव में, द्रव से गैस में, गैस से वापस ठोस में या द्रव में यूं चेंज होता है। या उसका कोई अन्य भौतिक गुण जैसे रंग, गंध, उसका गलनांक, उसका क्वथनांक, यानी किस टेम्परेचर पर वो पिघलता है, किस टेम्परेचर के ऊपर वो उबलने लगता है, आदि में होने वाले जो परिवर्तन होते हैं वो क्या कहलाते हैं? भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। मुख्य रूप से यहाँ पर अवस्था परिवर्तन है, उसके एग्जाम्पल हैं वो देखने को मिलते हैं। अवस्था परिवर्तन के रूप में ही एग्जाम्पल हैं वो भौतिक परिवर्तन से जुड़े हुए पूछे जाते हैं। अब चूंकि इसके अंदर अवस्था बदलती है तो कोई पदार्थ ठोस से द्रव में, द्रव से वापस ठोस में, या फिर ठोस से गैस में, गैस से वापस ठोस में, इस प्रकार के परिवर्तन हो रहे हैं तो यह परिवर्तन क्या है? अस्थायी है। यदि परिवर्तन का कारण हटा लिया जाए, जैसे मान लीजिए कोई ठोस पदार्थ है, उसको गर्म करने पर वो द्रव अवस्था में आता है, तो ठंडा करने पर वो द्रव अवस्था है वो वापस किस में आ जाएगी? ठोस अवस्था में आ जाएगी। तो यह परिवर्तन है वो कैसा होता है? अस्थायी होता है। यानी कि यह परिवर्तन है वो उत्क्रमणीय होता है, उल्टा रिवर्सिबल चलने वाला होता है। इसमें कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है, केवल वही पदार्थ है वो अपनी अवस्थाएं चेंज करता है। जैसे अपन एक सामान्य सा एग्जांपल लेकर के चलते हैं कि जैसे बर्फ़ है, ठीक है, तो बर्फ़ है वो क्या है? जल की ठोस अवस्था है। इसके बाद भी इसको थोड़ा सा अपन गर्म कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं, तो गर्म करने के ऊपर क्या बन जाएगा? जल, यानी कि पानी बन जाएगा। कौन सी अवस्था के अंदर? द्रव अवस्था के अंदर हो जाएगा। अब गर्म करने के ऊपर जल बना तो इसको वापस ठंडा कर देंगे, यानी कि टेम्परेचर है वो डाउन कर देंगे, तो वापस क्या जम जाएगी? बर्फ़ जम जाएगी। अब बर्फ़ के अंदर भी ही H2O मोलिक्यूल ही हैं और जल के अंदर भी क्या है? द्रव अवस्था के अंदर भी H2O मोलिक्यूल ही हैं। तो कोई भी नया पदार्थ यहाँ पर नहीं बना है, तो केवल इसकी क्या बदली हैं? अवस्थाएं बदली हैं। तो ऐसे प्रकार के परिवर्तन हैं वो क्या कहलाते हैं? भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। एग्जाम्पल देख रहे हैं आप कि बर्फ़ से जल तथा जल से जलवाष्प का बनना, अब जलवाष्प का पुनः जल में बदलना, जल है उसका पुनः बर्फ़ में बदलना, तो इस तरह के अवस्था परिवर्तन है वो क्या होंगे? भौतिक परिवर्तन होंगे। ऐसा ही एक एग्जाम्पल, मोम का पिघलना। देखो, मोमबत्ती का जलना, जब मोमबत्ती के अंदर तेलीय पदार्थ जलेगा तो वो है रासायनिक परिवर्तन, और उसके अंदर मोम पिघल गया तो वो ठोस से द्रव अवस्था में आया। पिघला हुआ मोम पुनः भी जमेगा
तो फिर वो क्या हुआ, द्रव से वापस ठोस अवस्था में। तो मोम का पिघलना और जमना ये तो है भौतिक परिवर्तन, और मोमबत्ती में जो तेलीय पदार्थ है उसका जलना वो क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। तो वो दोनों तरह के परिवर्तन मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया के अंदर देखने को मिलते हैं, क्योंकि उसमें मोमबत्ती के जलने के साथ साथ मोम पिघल करके वापस भी जमता है, तो भौतिक परिवर्तन भी वहाँ पर होता है। चलिए बात करते हैं आगे रासायनिक परिवर्तन की। तो रासायनिक परिवर्तन के अंदर पदार्थ का जो संगठन है, ठीक है, पदार्थ का संगठन चेंज होता है, यानी उसका जो सूत्र है वो चेंज होता है। सूत्र चेंज होने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर नया पदार्थ बनता है। जैसे कि अपन बात करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 चूना पत्थर है, इसको गर्म किया, गर्म करने पर CaO कैल्शियम ऑक्साइड बन गया प्लस CO2 गैस निकल गई। तो अब इसके अंदर तो क्या हो गया, दो अलग अलग पदार्थ बन गए नए, संगठन यानी कि सूत्र है वही चेंज हो गया। इसका CaO कैल्शियम ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो सूत्र चेंज हो गए, नया पदार्थ बन गया, संगठन है वो टूट गया। तो इस तरह के परिवर्तन है वो क्या होंगे, रासायनिक परिवर्तन होंगे। अब इनके अंदर नया पदार्थ बनता है, तो नया पदार्थ बन गया तो जैसे CO2 वातावरण के अंदर विमुक्त हो गई, अब वापस ये वातावरण या CO2 से क्रिया करके वापस कैल्शियम कार्बोनेट नहीं बनाएगा। तो ये परिवर्तन कैसा हो गया, स्थायी परिवर्तन हो गया। तो नया पदार्थ के अंदर अगर कोई परिवर्तन से कोई नया पदार्थ बन जाता है, स्थायी परिवर्तन हो जाता है, तो ऐसा परिवर्तन क्या कहलाता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। अब देखो यह परिवर्तन है वो किस प्रकार का होता है, स्थायी परिवर्तन होता है, यानी कि नया पदार्थ बनेगा, अर्थात ये अनुत्क्रमणीय है। यानी जैसे मान लो अपन ने किसी पदार्थ को गर्म करके तोड़ दिया नए पदार्थों में, अब उन नए पदार्थों को ठंडा कर दें तो वापस वो पदार्थ नहीं बनेंगे। जैसे ईंधन का जलना, अब जैसे कार्बन, लकड़ी जल गई, वायु की उपस्थिति के अंदर जली, कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड को ऐसा थोड़ी है कि अपन उसमें से वापस आग में पानी डालेंगे तो वापस कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन और ऑक्सीजन बन जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं है। यानी कि गर्म होने के ऊपर ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया के तहत CO2 बन गई तो बन गई, अब वापस वो जैसे लकड़ी है, कोयला है, वो अपन नहीं बना सकते। तो ईंधन का जलना क्या हो गया, एक स्थायी परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन हो गया। दूध से दही का बनना, तो अब दूध से दही जब बन गया तो उसके पश्चात ऐसा नहीं है कि अपन ने तो दूध को गर्म करके और उसके अंदर हल्का, उसके अंदर छाछ दही वगैरह मिलाया था थोड़ा सा और उससे कंप्लीट दही बन गया, अब वो उतना सा एक कटोरी भर के वापस दही निकाल लो तो क्या वो दूध बन जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर रासायनिक परिवर्तन हुए, लैक्टिक एसिड का निर्माण हो गया, जीवाणु वगैरह जो सूक्ष्म जीवाणु हैं उनके निर्माण के लिए वो तैयार हो गए, तो अब नया पदार्थ बन चुका है। यह परिवर्तन अब क्या है, अनुत्क्रमणीय है, वापस ये पूर्व अवस्था में नहीं आ सकता। तो ऐसे परिवर्तन क्या कहलाते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। अब जब किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होता है यानी कि नया पदार्थ बनता है, इट मीन्स ये रासायनिक परिवर्तन ही क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है, केमिकल रिएक्शन है। तो चलिए बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया की। तो रासायनिक अभिक्रिया, जब किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन यानी रासायनिक परिवर्तन ही अपने आप में रासायनिक अभिक्रिया है, नया पदार्थ बनता है, तो यह प्रोसेस क्या कहलाती है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे वायु की उपस्थिति में कार्बन के दहन से कार्बन डाइऑक्साइड, ये अपने कार्बन प्लस O2 वायु की उपस्थिति के अंदर दहन यानी जलने से CO2 बन रहा है, तो ये लकड़ी, कोयला, कार्बन जल गया, तो जल जाने के बाद में नया पदार्थ ये बना, रासायनिक परिवर्तन हुआ, यही अपने आप में क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। जैसे मैं लैंग्वेज बोल रहा हूँ, कार्बन का वायु की उपस्थिति में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाना, ये क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। और यही मेरे शब्द हैं, उनको मैंने सूत्रों के रूप में लिख दिया, कार्बन का वायु की उपस्थिति में जलकर CO2 बनाना। अब ये सूत्रों के रूप में पेश करना क्या है, केमिकल इक्वेशन है, अर्थात रासायनिक समीकरण है। चलिए देखिए बात करते हैं रासायनिक समीकरण की, यानी रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण के रूप में कैसे लिखते हैं। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया को जब अणु सूत्रों के रूप में लिखा जाता है, ठीक है, यानी उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज लिख दिए जाते हैं, तो वह स्वरूप उसका क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे कार्बन का वायु की उपस्थिति यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड त्यागना, ये मुक्त करना, ये तो है रासायनिक अभिक्रिया, और इसको सूत्रों के रूप में लिख दिया अपन ने, तो फिर ये क्या हो गई, रासायनिक समीकरण हो गई। अब इसके अंदर एक एरो का निशान लगाया जाता है जो लेफ्ट टू राइट शो करता है, इंडिकेट करता है। इसके अंदर ये लेफ्ट साइड में, बाईं साइड के अंदर जो पदार्थ लिखे जाते हैं वो कहलाते हैं अभिकारक यानी कि रिएक्टेंट, ठीक है, या क्रियाकारक, और जो राइट साइड के अंदर बनने वाले पदार्थ हैं वो क्या होते हैं, उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट होते हैं, क्रियाफल होते हैं। तो ये बात भी ध्यान रखने वाली है। अब देखिए
रासायनिक अभिक्रिया को बैलेंस करना यानी संतुलित करना। तो संतुलित कैसे करेंगे कि दोनों तरफ जो अभिकारक भाग ले रहे हैं उनके अणुओं की, परमाणुओं की संख्या है वो उत्पादों की परमाणुओं की संख्या के क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ये संतुलित करना है वो द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों का द्रव्यमान और बनने वाले उत्पादों का जो द्रव्यमान है वो हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है, बराबर होता है। तो उसी नियम के तहत और इनकी संख्या भी, जैसे मान लो मैं एक समीकरण लेता हूँ कि H2 यानी हाइड्रोजन प्लस O2 यानी कि ऑक्सीजन, ये मिलकर क्या बनाते हैं, जल बनाते हैं, H2O बनाते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर देखो, अपन देख रहे हैं हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, यहाँ भी हाइड्रोजन के कितने हैं, 2 हैं। तो अभी ये हाइड्रोजन तो बैलेंस है, लेकिन ऑक्सीजन के इधर O2 अणु के अंदर और ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, इधर तो एक ही है। अब हमेशा ध्यान रखने वाली बात है कि जब भी किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है तो उसके अणु सूत्र में नीचे कुछ भी नहीं लगाते। नीचे लगाने का मतलब तो सूत्र चेंज कर दिया अपन ने। अपन क्या लगाएंगे, इसके पीछे कुछ न कुछ, यहाँ कुछ न कुछ गुणांक लगाएंगे। ठीक है, जो इसको क्या करेगा, बैलेंस करेगा। अब यहाँ जैसे O2 था, ये O2 है। ठीक है, तो इसको संतुलित करने के लिए पीछे संख्या लगा दी अपन ने 2। ये 2 पीछे लगाते ये ऑक्सीजन के पीछे भी आ गया, या हाइड्रोजन के पीछे भी आ गया। अब ऑक्सीजन की संख्या तो बैलेंस हो गई, इधर 2 और इधर भी 2। हाइड्रोजन इधर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो गई, तो इधर भी 4 करनी है, तो इसके पीछे भी 2 लगा दो, H2 के पीछे 2 लगा दो, तो 2H2 यानी कि 4 परमाणु हो गए यहाँ पर। ऑक्सीजन के भी 2 परमाणु हो गए, आगे H2O के अंदर भी 2H2O है, तो 2 दूनी 4 हो गई, या हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन के भी 2 परमाणु हो गए। इस प्रकार से ये रिएक्शन है वो क्या होती है, बैलेंस करनी होती है। तो देखिए किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, जैसा मैंने कहा बाईं साइड में, जैसे ये एरो का निशान है तो इसके लेफ्ट साइड में इधर जो लिखे जाएंगे वो क्या होंगे, अभिकारक या क्रियाकारक होंगे। और यहाँ जो आगे लिखे जाएंगे, अंत में लिखे जाएंगे, अर्थात इसके राइट साइड में जो लिखे जाएंगे वो बनने वाले पदार्थ हैं, वो क्या होते हैं, उत्पाद होते हैं। अब रासायनिक अभिक्रिया लिखते समय यानी उसको समीकरण के रूप में लिखते समय अभिकारक बाईं साइड में यानी लेफ्ट साइड में, और उत्पाद हैं वो दाईं साइड में यानी कि इधर राइट साइड में, यहाँ लिखे जाते हैं। तथा अभिकारक से उत्पाद की ओर क्या लगाते हैं, एक तीर का निशान लगाया जाता है। तो इस प्रकार से किसी रासायनिक समीकरण को लिखा जाता है। अब इसको बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए देखो किस प्रकार से, रासायनिक समीकरण में उपस्थित अभिकारक तथा उत्पादों में उपस्थित परमाणुओं की संख्या है वो बराबर करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है, जिसके द्वारा अभिकारकों एवं उत्पादों का द्रव्यमान भी संतुलित हो जाता है। यानी जब उनके परमाणुओं की संख्या संतुलित होगी तो उसका जो द्रव्यमान है, ठीक है, एटॉमिक मास है या मॉलिक्यूलर मास है, वो क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। अर्थात द्रव्यमान संरक्षण के नियम की अनुपालना यहाँ पर की जाती है। अब ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम है वो परमाणु वाले चैप्टर के अंदर पढ़ा जाता है, वहाँ इसकी बात की जाएगी। तो देखिए, द्रव्यमान संरक्षण के नियम को फॉलो करने के लिए क्या करी जाती है, यहाँ पर इनके परमाणुओं की संख्या है वो संतुलित करी जाती है। अब देखिए, जब परमाणुओं की संख्या को संतुलित करते हैं तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए जो मेथड काम में लेते हैं वो है हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल इसका मतलब कि परमाणुओं के ये जो सूत्र लिखे हुए हैं उनके पीछे कोई गुणांक लगाओ, अगर वो गुणांक ठीक बैठ गया ठीक है, नहीं बैठा तो चेंज करके दूसरा गुणांक लगा दीजिए। हालांकि इनके लिए भी आगे चल करके दूसरी विधियां चलती हैं, जैसे आयन जो धनायन और ऋणायन के अंदर तोड़ने की मेथड है वो होती है आवेश संतुलन विधि होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आयन अर्ध अभिक्रिया विधि होती है, उन विधियों के द्वारा इसको संतुलित किया जाता है। लेकिन सामान्य तौर के ऊपर जो अपन यहाँ संतुलित करने के लिए जो मेथड काम में लेंगे वो हिट एंड ट्रायल मेथड ही काम में लेंगे, जिसमें अभिकारकों तथा उत्पादों के अणुसूत्र से पूर्व उचित गुणांक लिखा जाता है। नीचे कुछ भी नहीं, सूत्र में कोई भी चेंज नहीं, पहले कुछ न कुछ चेंज किया जाएगा, यानी कि कोई गुणांक है वो उसके पूर्व में लिखा जाएगा। जैसे ये एक समीकरण देख रहे हैं, तो इस समीकरण के अंदर देखिए क्या है, ये इस प्रकार से, जैसे Fe आयरन प्लस H2O, इससे बना Fe3O4 प्लस H2,
H2, ये बन गया। अब देखिए यहाँ पर इधर अभिकारकों में अपन देख रहे हैं Fe का 1 परमाणु है, इधर उत्पाद में Fe के 3 हैं, तो इसके पीछे अपन ने क्या लगा दिया, 3 लगा दिया। ये 3 लगाते ही आयरन क्या हो गए, संतुलित हो गए। अब अपन ने बात करी कि Fe ठीक है, संतुलित है। ऑक्सीजन इधर अभिकारकों में देख रहे हैं ऑक्सीजन 1 है, इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 4 हैं उत्पाद में, तो इसके पीछे अपन ने 4 लगा दिया। अब ये 4 लगाते ही ऑक्सीजन संतुलित हो गई। अब हाइड्रोजन देखो, इधर 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, कितने हो गए, 8 हो गए। तो इनको 8 करने के लिए इधर हाइड्रोजन के जो 2 परमाणु हैं एक अणु के अंदर, उसके पीछे भी अपन ने 4 लगा दिया, तो ये भी 8 हो गए। इस प्रकार देखो आयरन इधर 3 हो गए, इधर भी 3 हो गए। फिर अपन देखते हैं हाइड्रोजन इधर 4 दूनी 8 हो गए, इधर भी 4 दूनी 8 हो गए। इधर जो ऑक्सीजन है वो, ये ऑक्सीजन यहाँ अकेला है लेकिन पीछे गुणांक के रूप में 4 लगा हुआ है, तो 4 परमाणु इसके हैं। इधर भी ऑक्सीजन के कितने हैं, 4 हैं। तो ऐसे ही अभिक्रिया क्या हो गई, संतुलित हो गई। तो यूं उचित गुणांक, जैसे यहाँ पर 3 लगा दिया, यहाँ 4 लगा दिया, यहाँ भी 4 लगा दिया, ये गुणांक जोड़कर अपन क्या करते हैं, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करते हैं। तो ये तरीका रहता है हिट एंड ट्रायल मेथड के द्वारा। यहाँ जैसे ये 3 लगा हुआ है पहले, ठीक है, Fe से पहले 3 लगा हुआ है, H2O से पहले 4 लगा हुआ है, ये Fe3O4 पूरा एक ही सूत्र है, पास पास में यूँ लिखा जाता है, ये Fe3O4 इस प्रकार से। ये H2 से पहले भी 4 लगा हुआ है। तो ये उचित गुणांक हैं जो अभिक्रिया को संतुलित करते हैं। जो देख रहे हैं अपन यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ये, कि यहाँ पर बॉक्स के अंदर लिखे गए क्रमशः अंक हैं, जो क्रमशः 3 4 4, यहाँ 3 लिखा था, यहाँ 4 लिखा, यहाँ 4 लिखा, तो ये उचित गुणांक हैं, ठीक है, जो समीकरण को क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। ऐसा ही हर एक अभिक्रिया के अंदर देखने को मिलता है। कोई भी अभिक्रिया संतुलित करनी होती है तो उचित गुणांक लगाए जाते हैं। रासायनिक समीकरण के अंदर जो मुख्य रूप से तीर का निशान, ये चीज़ें सामान्य जानकारी के लिए हैं, जब एक बार पढ़ेंगे तो थोड़ी सी रिएक्शन ज़्यादा दिमाग में बैठ जाए इसके लिए। बाकी इनमें से जो ये थ्योरी है इसमें से कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं बनता। रासायनिक समीकरण में तीर के निशान के ऊपर व नीचे अभिक्रिया की परिस्थितियां यानी उत्प्रेरक वगैरह, ताप, दाब या प्रकाश आदि भी लिख दिए जाते हैं। नीचे देखेंगे अपन एग्जाम्पल्स के अंदर, ये सभी जो कंडीशंस होती हैं वो अभिक्रिया के अंदर तीर के निशान के ऊपर या नीचे लिखी जाती हैं। अभिक्रिया में अभिकारकों तथा उत्पादों की भौतिक अवस्थाएं हैं वो भी सूत्र के साथ छोटे कोष्टक के अंदर लिखी जाती हैं। फिजिकल स्टेट यानी वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, ये भी लिख दिया जाता है। सामान्य जानकारियाँ हैं जो कंपटीशन में सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड के अंदर यूँ कंपटीशन में नहीं पूछी जाती हैं, 10th क्लास के विद्यार्थी हैं उनको पूछा जा सकता है। अब देखिए, अब बात करते हैं अपन, जैसे ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पर, जैसे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ये थोड़ा गैप ज़्यादा लगा हुआ है यहाँ पर, CaCO3 ये थोड़ा नज़दीकी होता है, फिर CaO ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 प्लस CO2 रह जाएगा प्लस CO2। तो यहाँ पर ये अलग अलग अपन देख पा रहे हैं, यहाँ CO2 की स्टेट है वो गैस होती है, CaO की सॉलिड होती है, ब्रैकेट में लिख देंगे, CaCO3 की भी सॉलिड होती है, ये ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा। तो इस प्रकार से अपन देख रहे हैं यहाँ पर ये सॉलिड स्टेट है, फिर CO2 की गैस स्टेट है। अब अपन बात करते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के अलग अलग प्रकारों की। इस चैप्टर के अंदर अपने को यही जो रासायनिक अभिक्रियाएँ हैं वो पढ़नी है। संयोजन या योगशील अभिक्रिया, इसके अंदर क्या होता है, 2 या 2 से अधिक पदार्थ या परमाणु अणु जो हैं वो संयोग करते हैं, जुड़ते हैं, जुड़ करके नया पदार्थ बनाएंगे, तो संयोजन या योगशील अभिक्रिया हो गई सीधी सीधी। अब जब पदार्थों का संयोजन होगा तो संयोजन में चूंकि सामान्य तौर पर ऊष्मा है वो उत्सर्जित करी जाती है, तो ये अभिक्रियाएं सामान्य तौर पर क्या होती हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती हैं। यानी ऊष्मा का उत्सर्जन जिस अभिक्रिया में होता है उत्पाद के रूप में, प्रोडक्ट के रूप में बनता है, बाई प्रोडक्ट सह उत्पाद के रूप में। फिर वियोजन अभिक्रिया, जब वियोजन होगा तो वियोजन के लिए ऊष्मा की, ताप की, प्रकाश की आवश्यकता पड़ेगी, तो इसमें ऊष्मा अवशोषित करी जाएगी, तो ये अभिक्रियाएं क्या होती हैं, ऊष्माशोषी। वियोजन का मतलब पदार्थ का टूटना, जैसे अभी अपन ने ऊपर एग्जाम्पल देखा एक CaCO3, ठीक है, CO3 इससे बन रहा है CaO प्लस CO2, तो ये एक वियोजन है, यहाँ पदार्थ 2 टुकड़ों में टूट गया, तो ये वियोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। इसके बाद में विस्थापन अभिक्रिया, इसके अंदर एक परमाणु है वो किसी दूसरे यौगिक के किसी कम क्रियाशील परमाणु को हटा देगा, स्वयं जुड़ेगा। द्विविस्थापन के अंदर दोनों अभिकारकों में एक्सचेंज होगा,
उपचयन यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऑक्सीडेशन ये यहाँ पर OXIDATION, ठीक है। ये ए है, यहाँ पर आई नहीं है, बाई मिस्टेक ये आई लिखा गया स्टूडेंट के द्वारा। फिर अपचयन यानी कि रिडक्शन अभिक्रिया, REDUCTION, ठीक है, रिडक्शन अभिक्रिया इस प्रकार से, यानी कि अपचयन अभिक्रिया। और फिर रेडॉक्स, जब उपचयन और अपचयन दोनों साथ होती हैं तो ये अपोपचय बनता है हिंदी में, और इंग्लिश में रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये टोटल 7 रिएक्शन अपने को यहाँ पर देखनी है। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, ऑक्सीकरण, अपचयन और रेडॉक्स, ये रिएक्शन अपने को यहाँ पर देखनी है। तो देखिए, चलिए बात करते हैं सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया की। तो संयोजन के अंदर जैसे मैंने बात करी कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ हैं वो क्रिया करके जुड़ेंगे, जुड़कर नया पदार्थ बनाएंगे। वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ क्रिया करके कोई नया पदार्थ बनाते हैं तो वह संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। फर्स्ट ग्रेड के लिए जो जनरल साइंस की तैयारी करने वाले जो भी कॉम्पिटिटर हैं तो उनके लिए इस अभिक्रिया को पहचानना सीधा सीधा यही है। अपन देख रहे हैं कि मुख्य उत्पाद जैसे यहाँ पर कॉपर और ये H2O, इस H2O का OH समूह इसके साथ जुड़ा और CuOH होल ट्वाइस एक बड़ा मॉलिक्यूल बन गया ना। इन दोनों से और एक बड़ा ज़्यादा परमाणुओं को धारण करने वाला एक नया यौगिक बन गया। फर्स्ट ग्रेड के विद्यार्थियों के लिए है ये कि उनको साइंस के विद्यार्थी अगर हैं तब तो आराम से फर्स्ट ग्रेड में पकड़ जाएंगे, लेकिन आर्ट्स के अंदर जो विद्यार्थी हैं उनको पकड़ने की थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है। तो वो किस तरह से पकड़ सकते हैं कि इधर कॉपर, इधर H2O का कुछ भाग जुड़ा, H2 गैस निकल गई, उष्मा निकल गई, ठीक है, कॉपर का हाइड्रोक्साइड बन गया। या फिर जैसे सिंपल जल के निर्माण के अंतर्गत हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों जुड़े और जल के मॉलिक्यूल का निर्माण हो गया। तो ये अभिक्रियाएं जब पदार्थ संयोग कर रहे हैं और कोई बड़ा मॉलिक्यूल बना रहे हैं तो यह अभिक्रिया क्या होती है, संयोजन या योगशील अभिक्रिया होती है। साथ में चूंकि इसमें उष्मा निकलती है तो ये उष्माक्षेपी अभिक्रिया भी होती है। देखिए बात करते हैं वह अभिक्रिया जिसमें उष्मा उत्सर्जित करी जाती है उसे उष्माक्षेपी, ठीक है, यानी कि ये उत्पादों के साथ लिखी जाएगी। कुछ संयोजन अभिक्रियाएं हैं वो उष्माक्षेपी भी होती हैं, सभी का कोई जरूरी नहीं है होना, लेकिन कुछ अभिक्रियाएं हैं वो उष्मा उत्सर्जित करती हैं तो उष्माक्षेपी होती हैं। चलिए बात करते हैं दूसरी, संयोजन का जस्ट अपोजिट, वियोजन अभिक्रिया। तो वह अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ वियोजित होकर यानी कि टूट करके एक से अधिक उत्पाद बनाता है तो ये क्या कहलाएगी, वियोजन अभिक्रिया। अब वियोजन या अपघटन है वो ताप या उष्मा के द्वारा, हीट के द्वारा हो सकता है, लाइट की प्रेजेंस में हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत की प्रेजेंस में हो सकता है। तो 3 तरह से ये वियोजन का प्रोसेस है वो संपन्न हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर ये तीनों ही तरह के एग्जाम्पल हैं वो दिए गए हैं। जैसे ये कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर, चूने की भट्टियाँ जब जलाई जाती थी पुराने टाइम के अंदर उसमें भी यही प्रोसेस होता था, उष्मा के द्वारा यानी कि कोयला वगैरह जला करके उष्मा दे करके और उसको तोड़ते थे। तो वियोजन है वो उष्माशोषी होता ही है। ये बिना बुझा हुआ चूना बनता था, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 निकल गई। तो देखो ये बड़ा मॉलिक्यूल है, छोटे अणुओं के अंदर टूट रहा है। HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, H2 और Br2 में टूट रहा है। तो टूटना किस प्रकार का एग्जाम्पल हो गया, वियोजन। H2O है, विद्युत की उपस्थिति में टूट रहा है 2H2 + O2 में। हालांकि ये अभिक्रिया है जल के वियोजन की, विद्युत की उपस्थिति में, तो विद्युत में 2 इलेक्ट्रोड होंगे ना, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। तो कैथोड नेगेटिव और एनोड पॉजिटिव। अब ऑक्सीजन की नेचर है वो माइनस इलेक्ट्रॉन वाली होती है, तो एनोड के ऊपर यानी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के ऊपर ऑक्सीजन और कैथोड के ऊपर यानी कि नेगेटिव टर्मिनल के ऊपर क्या जाती है, हाइड्रोजन गैस है वो मुक्त हो जाती है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जब जल का विद्युत अपघटन होता है तो हाइड्रोजन गैस कौन से इलेक्ट्रोड पर बनती है, कैथोड के ऊपर बनती है। और ऑक्सीजन गैस कहाँ भी मुक्त होती है, तो एनोड के ऊपर ऑक्सीजन गैस है वो मुक्त होती है। ये बात पूछी जाने वाली है, एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती है, और वियोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल ये है ही है। इसके बाद बात करते हैं वे अभिक्रियाएं जिनमें उष्मा अवशोषित करी जाती है वो उष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती हैं। जैसा मैंने कहा ऊपर एग्जाम्पल के अंदर अपन ने देखा भी, उष्मा के द्वारा ये टूट रहे थे पदार्थ। तो कुछ वियोजन अभिक्रियाएं हैं वो क्या होती हैं, उष्माशोषी। तो यहाँ देखिए, यहाँ अपन इसको उष्मा दे रहे हैं, उष्मा दी जा रही है, उष्मा का अवशोषण करके ये कैल्शियम कार्बोनेट टूट रहा है, तो उष्माशोषी अभिक्रिया का ये क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया। इसके बाद बात करते हैं विस्थापन अभिक्रिया की। तो विस्थापन के अंदर अधिक क्रियाशील, विस्थापन मतलब हटा देना, रिप्लेस कर देना, ठीक है। तो जब किसी अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील कोई भी तत्व है वो किसी दूसरे पदार्थ के कम क्रियाशील तत्व को हटा दे,
ठीक है, हटाकर नया पदार्थ बनाता है। जैसे देखो यहाँ पर Fe द्वारा कॉपर को विस्थापित किया जा रहा है। कैसे, देखिए Fe आयरन, कॉपर सल्फेट CuSO4, इसमें आयरन की क्रियाशीलता ज़्यादा होती है कॉपर की बजाय, तो कॉपर को देखो इसने हटा दिया और स्वयं यहाँ पर जुड़ गया SO4 के साथ, फेरस सल्फेट। तो ऐसी एग्जाम्पल हैं देखने को मिल जाएंगे। 10th क्लास के विद्यार्थी या जो साइंस के विद्यार्थी हैं वो इस चीज़ को बहुत आसानी से समझ सकेंगे, लेकिन आर्ट्स के विद्यार्थी भी अगर समझना चाहते हैं, फर्स्ट ग्रेड के विद्यार्थी, तो यहाँ देखिए ये Fe खुद इसके साथ में SO4 के साथ जुड़ा और इस Cu जो जुड़ा हुआ था इसको यहाँ पे हटा दिया। ठीक है, तो रिप्लेस कर दिया ना, एक स्थान के ऊपर जहाँ ये कॉपर था उसको हटा के खुद यहाँ पे जुड़ गया। तो ऐसी रिएक्शन क्या होती है, विस्थापन अभिक्रिया होती है। अब बात करते हैं, देखिए द्विविस्थापन। तो द्विविस्थापन में दोनों ही पदार्थ हैं उनके अंदर एक्सचेंज होता है मैटर। वह अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारकों के आयन परस्पर, यानी कि एक अभिकारक का आयन दूसरे के साथ और दूसरे का पहले के साथ, जैसे यहाँ पर ये Na2 था, Na2SO4, और यहाँ पर BaCl2, ये सोडियम सल्फेट और ये बेरियम क्लोराइड, यहाँ पर बेरियम सल्फेट BaSO4, ये गैप नहीं है इतना, साथ में है ये BaSO4 और ये 2NaCl बन गया। अब देखो इधर से Na है वो SO4 के साथ जुड़ा हुआ था, बेरियम है वो क्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ था Cl के साथ। अब देखो एक्सचेंज हुआ है कि ये सल्फेट जो Na के साथ था वो तो जुड़ गया Ba के साथ, BaSO4, और ये Cl जो Ba बेरियम के साथ था ये किसके साथ जुड़ गया, सोडियम के साथ, तो सोडियम क्लोराइड बन गया। तो दोनों एक्सचेंज हुए हैं, ठीक है, दोनों के ऋणायन धनायन है वो एक्सचेंज हुए हैं, दोनों में एक्सचेंज हुआ, दोनों के आयन बदले, तो फिर ये क्या कहलाएगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी। तो इस तरह का एग्जाम्पल ये बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया, फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के अंदर पूछा गया एग्जाम्पल है, ठीक है, और 10th क्लास के अंदर तो पूछा ही पूछा जाता है। तो ये बहुत ही ध्यान में रखने वाला इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल द्विविस्थापन अभिक्रिया, इस तरह का एग्जाम्पल मिलता है तो द्विविस्थापन का होगा। अब उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया, तो यहाँ पर इस लेवल पे 10th क्लास के लेवल पे या फिर फर्स्ट ग्रेड के जो जनरल साइंस के कंपटीटर हैं उनके लिए एकदम से एफिशिएंट है वह अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन या ऋण विद्युती, ऑक्सीजन है वो -2 होता है O2, तो निगेटिव चार्ज है ना ऊपर, तो ऐसा ही कोई, जैसे मान लो Cl- है, Br- है, ऐसा कोई एलिमेंट आयन है, उससे अगर किसी पदार्थ की संयोग होता है, क्रिया होती है, तो यह अभिक्रिया उपचयन, उपचयन का ही दूसरा नाम क्या है, ऑक्सीडेशन है, ये कहलाती है। जैसे यहाँ पर देखो कॉपर के साथ ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है, किसी भी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है, तो ये क्या है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, CuO बन गया यहाँ पर। फिर अपचयन, अपचयन यहाँ पर मुख्य रूप से क्या है कि ऑक्सीजन यदि हट रही है, देखो ऑक्सीजन जुड़ी तब ऑक्सीकरण था, ऊपर देखा अपन ने, ऑक्सीजन हट रही है तो अपचयन है, और इसके अलावा अगर हाइड्रोजन जुड़ रही है, देखो हाइड्रोजन का संयोग, हाइड्रोजन जुड़ रही है, या ऑक्सीजन का त्याग, देखो अपने को केवल यही ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन का संयोग तो ऑक्सीकरण, और ऑक्सीजन का त्याग तो फिर उसका अपोजिट क्या, अपचयन। ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। ये देखो कैल्शियम के साथ में हाइड्रोजन जुड़ी, कैल्शियम हाइड्राइड हो गया, हाइड्रोजन का संयोग अपचयन, और ऑक्सीजन का त्याग भी अपचयन। तो देखो 2H2O2 ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, एक होता है H2O जो ये है, और एक होता है H2O2, H2O जल है, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। इसमें से ऑक्सीजन निकल गई, ऑक्सीजन इसमें से क्या हो गई, हट गई, ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, हट रही है, इसका मतलब क्या है, ऑक्सीजन का हटना अपचयन है, रिडक्शन है ये। अब ये दोनों अभिक्रियाएं जब आपस में एक दूसरे के साथ, यानी कि दोनों प्रोसेस ऑक्सीकरण अपचयन दोनों साथ साथ हो रहे हैं, तो वो अभिक्रिया है रेडॉक्स या अपॉपचय अभिक्रिया, ठीक है, रेडॉक्स या उपचयन प्लस अपचयन है ना, अपचय, अपचय प्लस उपचय, तो अपचय और उपचय क्या बन गए, अपॉपचय बन गए, ऐसे संधि हो गई इन दोनों के अंदर, ये दोनों क्रियाएं साथ साथ होती हैं, तो ये अपॉपचय या रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। जैसे यहाँ देखो CuO और H2 है, अब CuO में से तो ऑक्सीजन हटा, ये देखो केवल कॉपर बच गया, तो ये तो हो गया अपचयन, हटना, और H2 जो था इसमें ऑक्सीजन जुड़ गया, जुड़ना क्या हो गया, उपचयन, या इसको कह सकते हैं ऑक्सीकरण, ठीक है। तो ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ हो रहे हैं, तो ये रिएक्शन कैसी है, अपॉपचय या रेडॉक्स अभिक्रिया है। अब बात करते हैं, ये सातों रिएक्शन है वो कंप्लीट हो गई हैं। अब कॉमन सी कुछ बातें, संक्षारण या कोरोजन यानी कि जंग लगने की प्रक्रिया, वायु
अम्ल या नमी यानी कि जल की उपस्थिति के अंदर किसी धातु की सतह पर रंगीन पदार्थ की परत चढ़ जाना, कलर्ड आवरण, जैसे लोहे के ऊपर अपन देखते हैं ब्राउन कलर की परत चढ़ जाती है, अर्थात नए पदार्थ के बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? संक्षारण कहलाती है, कोरोजन कहलाती है। साधारण भाषा में इसे क्या बोलते हैं? जंग लगना भी बोलते हैं। अब जंग लगने के दौरान क्या होता है? जंग जब लगता है तो संक्षारण में उपचयन यानी कि ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है। चूंकि ये वायु की उपस्थिति में हो रहा है ना, तो वायु ऑक्सीजन जुड़ेगी और जुड़ने पर ऐसा होगा तथा धातु का क्षरण हो जाता है। धातु धीरे धीरे उसके ऑक्साइड में चेंज हो जाएगी। संक्षारण के अंदर धातु यानी मेटल प्लस ऑक्सीजन ये मिलकर के मेटल का क्या बनाएंगे? ऑक्साइड बना लेंगे, जो नया पदार्थ बन जाएगा और धातु धीरे धीरे क्या हो जाएगी? क्षय होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो लोहे के ऊपर भूरे रंग की परत ऑक्साइड के कारण चढ़ती है। तांबे के ऊपर हरे रंग की, जंग लगने के दौरान कैसी परत चढ़ती है? ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं सामान्य तौर पर। चांदी के ऊपर कैसे रंग की? चांदी पे जंग लगेगा तो काला रंग पड़ जाएगा उसका। कॉपर है वो हरे रंग का हो जाएगा। लोहा है वो कैसा हो जाएगा? ब्राउन कलर का हो जाएगा। तो ये है जंग लगना सामान्य तौर पर। जंग लगने से रोका कैसे जा सकता है? तो ये भी सामान्य तौर के ऊपर, जैसे अपन कोई ग्रीस वगैरह लगा करके, है ना, ऑयल तेल वगैरह लगा करके, चिकनाई युक्त पदार्थ या उस पर कोई प्लास्टिक जंगरोधी आवरण वगैरह चढ़ा करके, इस प्रकार से इसको क्या कर सकते हैं? संक्षारण को रोका जा सकता है, जंग लगाने को रोका भी जा सकता है। इसके बाद में है विकृत गंधिता, यानी कि कई पदार्थ लंबे समय तक खाद्य सामग्री पड़ी रहती है तो ऑक्सीकरण के कारण ही क्या हो जाती है? खराब हो जाती है वायु की उपस्थिति में। विकृत गंधिता तो वसा अथवा तेलीय खाद्य सामग्री को खुला रखने के ऊपर ऑक्सीकृत हो जाती है। क्वेश्चन यही पूछते हैं कि खाद्य पदार्थों की गंध विकृत हो जाती है किस प्रक्रिया के कारण? तो ऑक्सीकरण के कारण ही विकृत हो जाती है, जिससे इसकी गंध परिवर्तित हो जाती है। यह घटना विकृत गंधिता कहलाती है, गंध का विकृत होना। इसके बाद में वायु द्वारा उपचयन के कारण, उपचयन मतलब ऑक्सीकरण ही है ना, उपचयन का मतलब ऑक्सीकरण ही है, अपचयन इसका अपोजिट है, रिडक्शन अपोजिट है। तो वायु के द्वारा उपचयन मतलब ऑक्सीकरण होने के कारण खाद्य सामग्री की गंध और रंग दोनों ही क्या हो जाते हैं? प्रभावित हो जाते हैं। इसे रोकने के लिए खाद्य सामग्री को वायुरुद्ध पात्रों में, डिब्बाबंद सामग्री है वो लंबे समय तक पड़ी रह सकती है, वायुरुद्ध करके रखा जाता है, यानी ऑक्सीकरण हो ही नहीं। और एंटीऑक्सीडेंट यानी कि प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ हैं वो भी इसके अंदर मिलाए जाते हैं। जैसे कि चिप्स की पैकिंग होती है तो उस थैली के अंदर, पैकेट के अंदर अक्रिय नाइट्रोजन गैस N2 गैस जिसकी क्रियाशीलता बहुत कम होती है उसको भरा जाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो चिप्स पैकेट वाली सामग्री होती हैं उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? तो अक्रिय नाइट्रोजन गैस उसके अंदर भरी जाती है। चिप्स वगैरह जो भी आती हैं, ठीक है, जो पैकेट्स के अंदर आती हैं उनके अंदर नाइट्रोजन गैस एक्स्ट्रा में भरी जाती है ताकि वो ऑक्सीजन को वहाँ पर नहीं आने दें और उसका क्या नहीं हो? उपचयन नहीं हो, ऑक्सीकरण होने के कारण गंध और उसका टेस्ट है वो क्या नहीं हो? खराब नहीं हो। तो यह प्रक्रिया मुख्य रूप से है जो कि अपने रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, इनके रूप में देखा। उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आपको बहुत ही पसंद आएगा, बहुत ही यूज़फुल होगा। मात्र एक ही क्लास के अंदर और ये संपूर्ण जो मैटर है वो आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया है। उम्मीद है कि इसको पढ़ करके और आप अपनी तैयारी को और ज़्यादा तेज़ धार दे पाएंगे। इन्हीं उम्मीदों के साथ, इन्हीं आकांक्षाओं के साथ वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।